हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक और नए वीडियो सेशन के अंदर। और आज के वीडियो में हम वापस से हमारे क्लास 11th के मैथ्स के एग्जाम्पलर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो वीडियो है वो आपके चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पे फोकस करेगी। आपको मालूम होगा कि चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो आपको बता दिए हैं, बना के दिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं चीजें उसमें। एक तो रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू और दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एग्जाम्पलर। अभी आज की वीडियो का टारगेट ये है कि आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करें रिलेशन एंड फंक्शन की। चलिए तो बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अच्छा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो ये मत समझिएगा कि अरे सर ने क्वेश्चन का नंबरिंग गलत कर दिया। एक्चुअली आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसमें शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव ऐसे कंटिन्यू दिए हैं, पर मैंने उसको सेपरेट वीडियोस में डाल दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो आप अगर एग्जाम्पलर बुक खोलेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता दिखेगा, इसीलिए यहां पे नंबरिंग जो है वो 16 डली है। बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे हमें एक रिलेशन दिया गया है, कह लीजिए ऑर्डर्ड पेयर का, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि ये जो रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ये फंक्शन है, इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन, अगर मान लीजिए इस रिलेशन को हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो आप हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के दिखाइए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप ये जज करिए कि भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। आइए हम जज करते हैं। तो भाई जज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम का सहारा लेंगे। डायग्राम का हम ऐसा सहारा लेंगे, चलो डायग्राम छोड़ो, आप तो ऐसे देखो भाई, इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1,1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। अगला ऑर्डर्ड पेयर है 2,3। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। अगला ऑर्डर्ड पेयर है 3,5। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो किससे रिलेटेड होगा, 5 से रिलेटेड होगा। देखिए तो हमने क्या करते हैं भाई, अगला एलिमेंट जो है हमारा 3,5 है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एलिमेंट 3 जो है वो किससे रिलेटेड होगा, 5 से रिलेटेड होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और एलिमेंट है 4,7, और इसका मतलब ये है कि आपका 4 जो है वो किससे रिलेटेड होगा, 7 से। अगर कोई रिलेशन फंक्शन होता है तो उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिसके 2 इमेजेस बनने चाहिए। आपको मालूम होगा कि इस साइड वाली जो चीज है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमेज, आपको मैंने पढ़ाया था। तो इधर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके 2 इमेज होने चाहिए। तो देखो जरा 1 के कितने इमेज है, एक इमेज है, चल जाएगा भाई काम। 2 का कितना इमेज है, सिर्फ एक इमेज है। 3 का कितना इमेज है, सिंगल इमेज है। और 4 का कितना इमेज है, सिंगल यूनिक इमेज है। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके कितने इमेजेस हैं, यूनिक इमेजेस हैं। और फंक्शन का यही तो डेफिनेशन होता है कि जो डोमेन में आने वाले एलिमेंट्स हो उन सभी का इमेज कैसा हो, यूनिक हो। तो हां हम कह सकते हैं कि जी जो है, रिलेशन जो है, ये एक फंक्शन तो है। ये हमने भैया जज यहां पे कर लिया। लेकिन हमें अगला सवाल ये बोला गया है कि इस रिलेशन को हमने डिफाइन किया है बड़े अनोखे तरीके से। ये रिलेशन डिफाइंड है gx इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, और आप हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के बताइए, है ना। अब इसमें देखो क्या करेंगे, यहां पे ये जो रिलेशन है, एक्चुअली ये जो फंक्शन निकल के आया है, इस फंक्शन में थोड़ा सा हम समझते हैं। फंक्शन में जैसे ऑर्डर्ड पेयर है 1,1, 1,1 ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब क्या है, हमको मालूम है कि आपने इनपुट किया है 1 और आउटपुट क्या आया है 1। ऑर्डर्ड पेयर 2,3 का मतलब यह है कि आपने इनपुट किया है 2 और आउटपुट आया है 3। ऑर्डर्ड पेयर 3,5 का मतलब यह है कि आपने इनपुट किया है 3, आउटपुट आया है 5। तो अगर हम यहां पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं 1,1 में, तो हम इनपुट क्या कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं 1 को। चलो इसमें इनपुट कर दो 1 को, तो हमने x की जगह 1 को इनपुट कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ 1 प्लस बीटा। अच्छा, जब हमने इनपुट 1 किया तो आउटपुट क्या आया है भाई, आउटपुट 1 आया है। यानी कि ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। अगर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा मिलेगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये जो है आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ में आया इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनी। अब ऐसे ही एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल 2,3 उठा लीजिए। तो आपने सेकंड ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया 2,3, इसको भी आपने इसके रेस्पेक्ट में देखना स्टार्ट किया कि हम इनपुट करेंगे 2। तो इसमें आप x की जगह 2 को इनपुट कर दीजिए। लीजिए हमने 2 को इनपुट कर दिया। जब आपने 2 को इनपुट किया तो जहां जहां x है वहां वहां 2 आ जाएगा। यहां 2 आ गया, यहां पे तो एज इट इज बीटा रहेगा। अच्छा, जब हमने 2 इनपुट किया है तो आउटपुट कितना आया है, 3 आया है। यानी कि ये कितने के बराबर होगा, ये 3 के बराबर
होगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को जो है हमें सॉल्व करना है। चलो इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। भाई अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 अल्फा मिलेगा, और यहां पे बीटा प्लस में है तो इसको एज इट इज बीटा प्लस में रहने दो, और राइट हैंड साइड क्या है 3 है। ये जो आपका इक्वेशन बना, ये इक्वेशन नंबर आप नाम दे सकते हैं 2। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं। इधर देखो, हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है भाई, 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहां पे बीटा को सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा। अब इस बीटा को ये जो सेकंड इक्वेशन है ना उसमें मैं रख दूंगा, यानी कि यहां पे जो बीटा है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 माइनस अल्फा रख दूंगा। चलो भाई सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 2 अल्फा हो गया। इस बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस अल्फा। ये कितने के बराबर हो गया, 3 के। अब इधर ध्यान से देखो, ये 2 अल्फा में से जब अल्फा घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। ये जो +1 है मैं इसको उस तरफ भेज देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मैंने थोड़ा सोल्यूशन एक ही स्टेप में सारे कुछ ज्यादा ही बातें बता दी, पर अगर आप इसको एक स्टेप में नहीं समझ पाए तो आराम से सॉल्व करिएगा। अब कक्षा 11वीं के आप बच्चे हैं तो मैं ऐसा सोल्यूशन सिखाने बैठूंगा तो फिर तो सदियां लग जाएंगी छोटे से चैप्टर को भी कंप्लीट करने में। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। भाई जब अल्फा की वैल्यू 2 आ चुकी है तो बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने यहां पे देखा था बीटा कितने के बराबर है, 1 माइनस अल्फा के बराबर है। इसमें अल्फा की वैल्यू आप रख दीजिए तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 का मतलब कितना, -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 आ गई। तो अल्फा हो गया आपके पास 2, बीटा हो गया आपके पास -1। आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आई, और जो काम इन्होंने हमसे बोला था कि अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकालो वो हमने निकाल दिया। अब चाहो तो अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशंस में डाल के आप चेक भी कर सकते हो कि ये सही भी है कि नहीं है। अब वो आपका काम है, आप इसको चेक करिएगा आराम से। बाकी जो सोल्यूशन परफेक्ट हो सकता था इस क्वेश्चन का वो आपके सामने ये रहा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बट अगर फर्स्ट बात करूं तो हमारे इस वीडियो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16th क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट हैं, और हर पार्ट में आपको डोमेन बताना है। आपको बोला गया है कि भाई आपके पास एक फंक्शन है, देखो जैसे फर्स्ट पार्ट में एक फंक्शन दिया, ऐसे ही उन्होंने सेकंड थर्ड पार्ट ये सारे फंक्शंस दिए हैं, और वो फंक्शन का आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप हमें इस फंक्शन का डोमेन निकाल के बताइए। डोमेन मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप फंक्शन में इनपुट कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में जो फंक्शन है मैं इसको एक बार और लिख देता हूं जिससे क्लियरली आपको दिखाई पड़े। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है वो फंक्शन कुछ ऐसा है, f(x) = 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स। ये है आपका फंक्शन, ठीक है। अब सर यहां पे डोमेन निकालने के लिए ना हमें थोड़े से कंडीशंस की बात करनी पड़ती है कि भाई क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्या पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकती है। अगर मैं इस पूरे फंक्शन का फोकस जो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे करूं, किस पे फोकस करूं, डिनोमिनेटर। तो भाई डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर है मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, आप जानते हैं। अच्छा अब इस अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या है भाई, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू है 1 माइनस कॉस एक्स। आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन होगी, हमेशा से होगी, कि अंडर रूट एक ऐसा साइन है जिसके अंदर हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। मतलब इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी है a, तो ये वाली जो a क्वांटिटी है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा ना, अंडर रूट के अंदर आप ऐसे नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, इसके अंदर आप -2 पुट नहीं कर सकते, या आपको रियल वैल्यूज नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी रहती है या तो वो 0 से बड़ी हो या तो वो 0 के बराबर हो। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये वाली जो क्वांटिटी है 1 माइनस कॉस एक्स या तो ये 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। पर यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर 1 माइनस कॉस एक्स 0 के बराबर हो गया तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप ये बेसिक रूल तो जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हमारे दिमाग में अब दो बातें बैठ गई। कौन सी दो बातें बैठ गई भाई,
कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है अब वो जीरो नहीं हो सकती, तो हमेशा उसको क्या रहनी पड़ेगी, जीरो से बड़ी। जीरो से बड़ी क्यों रहनी पड़ेगी, तो भाई अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है। इसीलिए हम फाइनली जो लिखेंगे यहां पे वो ये लिखेंगे कि हमारा जो ये क्वांटिटी है ना 1 माइनस कॉस एक्स, इसको जीरो से बड़ा रहना पड़ेगा। रीजन समझिए जीरो से बड़ा क्यों है, क्योंकि यहां पे अंडर रूट का सिंबल था, इसीलिए उसको जीरो से बड़ा रहना पड़ेगा। सर इक्वल क्यों नहीं कर दोगे, अरे भाई अगर हम इसको इक्वल कर देंगे जीरो के तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है सर, आपकी बातें समझ में आ गई, अब आप इसको सॉल्व कर दो। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये है 1 माइनस कॉस एक्स। ऐसा करिए इस कॉस एक्स को आप उस तरफ भेज दीजिए, माइनस है तो उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा हम रिवर्स करके लिख देते हैं। 1 जो है कॉस एक्स से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। कॉस एक्स क्या है भाई, 1 से छोटा। लेकिन सर ये तो आपने कॉस एक्स की वैल्यू बताई, हमें तो डोमेन चाहिए। हमें क्या चाहिए, डोमेन। सर डोमेन का मतलब होता है आप हमें एक्स की वैल्यू बताइए कि ये जो इनपुट है एक्स है वो क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। तो कॉस एक्स जो है 1 से छोटा हो गया। अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर अब हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉस फंक्शन है वो तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने थोड़ा 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उस 10th की ट्रिग्नोमेट्री का अपन थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। हाँ कुछ बातें जरूर मैं यहां पे ऐसी करूंगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो वो बातें आपको समझ में नहीं आनी है। तो पर मुझे लगता है आप एग्जाम्पलर की वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक तो आपने एनसीईआरटी कर ली होगी। नहीं भी करी है तो मत टेंशन लो, जितना आपको अभी समझ में आ रहा है समझ लो। आगे चल के जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे एक बार वापस से इस क्वेश्चन पे फिर से आना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन ज्यादा मत लेना, पर क्वेश्चन स्किप मत करो, ज्ञान लेके जाओ, काम आएगा। देखो भाई इधर सुनो भाई, कॉस, अभी मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बातें नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डिफरेंट बातें कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम बातें नहीं करेंगे, हम सेपरेट बात करेंगे। चलिए हमारी सेपरेट बात हो रही है कॉस फंक्शन पे। हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, कॉस एक्स ही ले लो, वैसे तो थीटा से दिखाना चाहिए पर ठीक है, वेरिएबल तो वेरिएबल है, थीटा हो एक्स हो सब सेम है। तो मैं बात कर रहा हूं कॉस एक्स पे। भाई कॉस एक्स ना बच्चों खुद में एक फंक्शन है, ये खुद में क्या है, एक फंक्शन है। और पता है कॉस एक्स की सबसे खास बात क्या है, कॉस एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा या बराबर होता है। ये होती है cos x फंक्शन की वैल्यूज हमेशा। दिस इज अ रूल कि भाई cos x जो है हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होगा और +1 से छोटा या बराबर होगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है सर, ये चीज तो क्लियर है। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें एक और बात आती है कि सर यहां पे जब, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जब इस क्वेश्चन की बात, जब हम अपने ये जो क्वेश्चन है इसकी बात जब कर रहे थे तो यहां पे आपने ये डिराइव किया कि cos x 1 से छोटा होना चाहिए। सर ये तो ऑलवेज ट्रू है, देखो ना सर, cos x हमेशा 1 से छोटा होगा। भाई अगर मैं सिर्फ इस रिजल्ट में इस वाले हिस्से को देखूं, सिर्फ इतने वाले हिस्सों को देखूं, तो यहां पे मुझे ये पता चलता है कि cos x 1 से छोटा है या बराबर है। तो मेरा जो ये रिजल्ट मैंने डिराइव किया है मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करके, उसके अकॉर्डिंग cos x 1 से छोटा होना चाहिए। तो भाई ये रिजल्ट भी यही कहता है, cos x फंक्शन का रेंज भी यही कहता है कि हाँ भाई cos x 1 से छोटा होता है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, cos x 1 के बराबर भी आ रहा है। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि सर अगर हम x की वैल्यूज डालें तो cos तो हमेशा 1 से छोटा होगा, यस, लेकिन सर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जहां पे cos 1 बन जाएगा, और हमें cos 1 नहीं बनाना है, क्योंकि पता है अगर cos 1 बन गया ना तो आपका डिनोमिनेटर 0 होगा। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हर वैल्यू के लिए, x की हर वैल्यू के लिए cos 1 से छोटा होगा, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिन पे cos 1 बन जाएगा। तो हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं, बस उन वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं जहां पे cos 1 बन रहा है। तो ध्यान से सुनो भाई, हमने क्या बोला, हम x की जगह सारी वैल्यूज ले सकते हैं। सारी वैल्यूज मतलब हम सारे रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन इसमें से हमें कुछ ऐसे रियल नंबर्स को हटाना पड़ेगा जिन पे cos 1 बनता है। अब cos 1 कहां कहां बनता है, तो भाई cos 1 कहां कहां बनता है इसको सुनिए।
cos 1 बनता है 0 पे, रेडियंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। cos 1 कहां बनता है 0 पे, और कहां बनता है cos 1, तो सर cos 1 बनता है 2 पाई पे, और कहां बनता है सर cos 1, सर 4 पाई पे, और कहां बनता है 6 पाई पे। तो ये जो वैल्यूज है ना सर, इन वैल्यूज पे cos 1 बन जाता है। अच्छा ये वैल्यूज कौन सी हैं सर, तो एक्चुअली ना सर ये 2 पाई की मल्टीपल्स हैं। ये क्या है, ये 2 पाई की मल्टीपल है। सर मल्टीपल का मतलब, अरे जैसे 2 का टेबल पढ़ते हो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसा ही है ना। देखो 2 0 जा 0, 2 पाई जा सॉरी 2 मत बोलो, 2 पाई बोलो। 2 पाई का पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 2 पाई के मल्टीपल है। जैसे 2 के मल्टीपल्स को हम 2n से दिखाते हैं, 2 के मल्टीपल्स को हम किससे दिखाते हैं, 2n से दिखाते हैं। तो 2 पाई के मल्टीपल को हम कैसे दिखाएंगे, 2n पाई से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे भाई, 2n पाई से। हमने n का मल्टीप्लाई किया, जहां पे n अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2 3, इनफैक्ट नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है। तो यहां पे हमें उन वैल्यूज को हटानी है जिन पे cos 1 बन रहा है, क्योंकि उन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, पर ये वाली वैल्यूज नहीं हो सकती है। तो इसको हम माइनस कर देंगे कि भाई आप 2n पाई को हटा दो। लेकिन यहां पे मेंशन जरूर कर देना n कौन है, तो भाई आपका n कौन है, आपका n जो है इंटीजर है। तो इस तरीके से आपके इस फंक्शन का डोमेन बना। थोड़ा सा टिपिकल है आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली होती फिर तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिख देते कि सर x जो है वो सारे रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन आपके 2 पाई के मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आप आंसर डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होती तो। अगर आती होगी फिर तो आप समझ चुके होंगे, नहीं आती होगी, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो हाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि शायद आपको ये बातें समझ में नहीं आई होगी। लेकिन मैं थोड़ा बहुत समराइज कर देता हूं जिससे कुछ तो बातें दिमाग में रहे। भाई कॉस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हमेशा -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो हमारा cos x 1 से छोटा आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ यार cos तो हमेशा 1 से छोटा रहता है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, cos 1 के बराबर भी हो रहा था। तो हमें सारे रियल नंबर मंजूर थे कि भाई x में आप कोई सा भी रियल नंबर डालो cos 1 से छोटा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं जिन पे cos 1 के बराबर हो जाता है। तो हमें उन रियल नंबर्स को हटाने थे, तो पहले उनको फाइंड तो करें। तो हमने देखा कि भाई cos जो है 1 इस पे बनता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनफैक्ट नेगेटिव में भी -2 पाई -4 पाई -6 पाई। तो बेसिकली ये 2 पाई के मल्टीपल्स थे। 2 पाई के मल्टीपल्स को 2n पाई की मदद से दिखाया मैंने, जहां पे n एक इंटीजर है। तो सारे रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये 2n पाई नहीं हो सकता जहां पे n क्या है, एक इंटीजर है। इस तरीके से अगर आप पूरा आंसर लिखेंगे तब आपको एग्जाम में जाके पूरे नंबर मिलेंगे। ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सूटेबल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपको अगर लिखना है तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे ना तब ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। चलो भाई, फर्स्ट हो गया खत्म, बढ़ते हैं अपन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, एरर मैं बता देता हूं क्या है। यहां पे एक्चुअली मॉड्यूलस का साइन था जो कि मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फंक्शन लिखता हूं। आपका जो फंक्शन fx है वो है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस मॉड x। मैंने कल की क्लास में भी, मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब समझाया था। यहां पे भी ये जो क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है काफी सिमिलर है। वो क्वेश्चन में भी 1 अपॉन अंडर रूट था, उसके अंदर कोई क्वांटिटी थी। यहां पे भी 1 अपॉन अंडर रूट है और इसके अंदर कोई क्वांटिटी है। भाई रूल सेम रहेगा। रूल क्या था, रूल ये था कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है, जो अंदर वाली क्वांटिटी है यानी कि जो x प्लस मॉड x है, इसको 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। 0 के बराबर हो गया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और बड़ा इसलिए रहना पड़ेगा 0 के क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर बैठा है, और अगर कोई चीज अंडर रूट के अंदर बैठी है तो हमेशा उसको पॉजिटिव रहनी पड़ेगी, या 0 हो सकता था, लेकिन 0 इस केस में नहीं हो सकता था बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी किसी फ्रैक्शन का 0 नहीं हो सकता। चलिए सर अब इसको सॉल्व करते हैं। सर इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे तो मॉड्यूलस फंक्शन बैठा है, ये मॉड्यूलस फंक्शन में कैसे सॉल्व करने देगा, तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम
ब्रेक करेंगे। सर कैसे ब्रेक करेंगे जरा बताइए। सबसे पहले हम बोलेंगे एक बार आप x को कंसीडर करिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, क्या x 0 के इक्वल हो सकता है? सर नहीं हो सकता। अगर आपने यहां 0 डाल दिया, मॉड ऑफ 0 तो 0 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहां पे जो x इक्वल टू 0 वाला केस है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। भाई एक बार आप 0 डाल के देख लो, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम यहां पे दो केसेस कंसीडर करेंगे। एक बार हम x 0 से बड़ा लेंगे और दूसरी बार हम x 0 से क्या ले लेंगे? छोटा ले लेंगे। ठीक है, ये दो केसेस हम कंसीडर करेंगे। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो इसका रीजन है, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये x तो अपनी जगह रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ x क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आपको मैंने सिखाया था कि हमेशा याद रखिएगा जो मॉड ऑफ x है ना, ये फंक्शन दो हिस्सों में टूट जाता है। अगर x 0 से बड़ा होता है तो ये प्लस x में टूटता है, और अगर x 0 से छोटा होता है तो ये माइनस x में टूटता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, सॉरी इक्वल टू 0 पे क्या देता है? 0 देता है। तो इसीलिए जब मैंने x ग्रेटर देन 0 रखा तो मॉड x क्या बन गया? प्लस x बन गया। भाई इसको किससे बड़ा होना है? 0 से बड़ा होना है, तो x प्लस x 2x, तो 2x को किससे बड़ा होना है? 0 से बड़ा होना है। अब इस 2 को हटा दो तो x को किससे बड़ा होना है? 0 से बड़ा होना है। भाई x को 0 से बड़ा होना है, इसका मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू r प्लस। r प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। चाहे तो आप इसको इंटरवल से भी दिखा सकते हैं, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी। तो ये दोनों ही आंसर आपके x के चल जाएंगे। हम जरा इस तरफ भी सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ भी कुछ आंसर आएगा ना। ये देखो x है तो x हो गया। अभी देखो x आपका 0 से छोटा है तो मॉड x किस में खुलेगा भाई? अरे यार मिटा ही दिया मैंने। मॉड x किस में खुलेगा भाई? माइनस x में खुलेगा। तो ये मॉड x किस में खुल गया? माइनस x में। तो x माइनस x क्या हो गया? 0। 0 इज लेस देन 0। ये कोई सेंस हुई इस बात की? तो भाई इधर से हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें सोल्यूशन किधर से मिला? हमें सोल्यूशन इधर से मिला। अकॉर्डिंग टू दिस, या तो आप x को पॉजिटिव रियल नंबर बुलाइए, या तो आप x को इंटरवल के रूप में 0 टू इंफिनिटी बोलिए, जहां पे 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा। यही आपका डोमेन हो गया। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपका डोमेन बन गया ये। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यह आपका सेकंड क्वेश्चन हमने यहां पे निपटा दिया। देखा कितने बढ़िया क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एक ये क्वेश्चन है, अब ये देखोगे तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है f(x) इक्वल टू x टाइम्स ऑफ मॉड x, और आपको बताना है भाई इसका डोमेन क्या है। हम इसको भी चाहे तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। देखना कैसे ब्रेक करेंगे। एक बार मेरा x ग्रेटर देन 0 रख लिया मैंने। अगर मैं ग्रेटर देन 0 रख लूंगा तो मॉड x किस में खुलेगा? पॉजिटिव x में। तो यहां पे भी x आ गया है ना। एक बार x को मैंने 0 रख दिया, अगर मैंने x को 0 रख दिया तो सब कुछ 0 बन जाएगा। और एक बार मैंने x को लेस देन 0 रख दिया तो भाई उस केस में देखो क्या होगा, ये x तो x रहेगा, पर ये जो मॉड x है ये किस में खुल जाएगा? माइनस x में खुल जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो मेरा फंक्शन नया क्या बन जाएगा? मेरा नया फंक्शन बन जाएगा, जब मेरा x 0 से बड़ा था तो x इंटू एक्स बना एक्स स्क्वायर। जब मेरा x 0 के बराबर था तो मेरा फंक्शन बना 0, और अगर मेरा x लेस देन 0 था तो मेरा फंक्शन बना माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, बात हो रही थी डोमेन की। बात किसकी हो रही थी? डोमेन की। डोमेन का मतलब होता है इनपुट। ध्यान से देखो भाई, ये रहा आपके पास इनपुट। x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, x 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर इसको आप नंबर लाइन पे समझो तो कह रहा है भाई x 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब x की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, और x की वैल्यू सब कुछ हो सकती है, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में आपका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। सब कुछ हो सकता है ना, तो सब कुछ कौन है भाई? रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन को जो है निपटा दिया। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया और कहीं पे कोई भी किसी तरीके का इशू आपको नहीं है। चलिए भाई, थर्ड के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर पे। चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियरली हम लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन है ऐसा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3, और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये जो भी फंक्शन है, हम न्यूमरेटर को टेंशन छोड़िए, आप फोकस करिए डिनोमिनेटर पे। मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर कोई भी फंक्शन क्वेश्चन के रूप में आता है, क्वेश्चन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में आता है, तो भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
सीधी सी बात है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया, होना ही नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी लगा दो तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, हमने ये देखा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x प्लस 1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसका मतलब है x जो है वो माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गया ना मैंने कैसे किया? तो x 1 भी नहीं होना चाहिए और x माइनस 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको एक सेट के माध्यम से दिखाऊं तो हम बोलेंगे x शुड नॉट बिलोंग टू, किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए? 1 और माइनस 1 को बिलोंग नहीं करना चाहिए। x सब कुछ हो सकता है लेकिन 1 और माइनस 1 नहीं हो सकता। तो सब कुछ हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, इसको कैसे दिखाएंगे भाई? तो x जो है हमारा रियल नंबर हो सकता है, सारे रियल नंबर हो सकता है लेकिन ये दोनों रियल नंबर नहीं हो सकते, तो इनको घटा दो। इसमें भाई 1 और माइनस 1 नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? इसको घटाने से क्या मतलब होता है? घटाने से मतलब ये होता है कि जो पीछे वाला सेट है वो नहीं चाहिए, सारे रियल नंबर चाहिए लेकिन 1 और माइनस 1 हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का जो है डोमेन को डिपिक्ट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है और कहीं पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये फिफ्थ क्वेश्चन अब मैं आपके लिए होमवर्क डालता हूं क्योंकि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली देखा क्या जाता है। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होता है खत्म और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। हमने क्वेश्चन नंबर 17 में हर फंक्शन का डोमेन निकाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 में फिर इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। यहां पे हम डोमेन नहीं, यहां पे हम बात करने वाले हैं फंक्शन की क्या? रेंज की। चलिए, तो एक एक करके हम फंक्शन की रेंज निकालेंगे। भाई डोमेन मतलब होता है इनपुट, रेंज मतलब होता है आउटपुट। तो जब हम 17th क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम देख रहे थे कि इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। यहां पे हम रेंज निकाल रहे हैं यानी कि हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो यहां हम बात करेंगे कि भाई आउटपुट की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। आपको क्लैरिटी हो रही है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बढ़िया। आइए, तो भाई क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पहला फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसका हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है सर इसका हमें? सर इसका हमें रेंज निकालना है। अब रेंज निकालने का एक बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला कह लो, प्रोसीजर कह लो, एल्गोरिथम कह लो, वो तरीका आपको अपनाना है हर बार जब भी आपको रेंज निकालना है। सुनिए क्या तरीका है। हमेशा रेंज को, जैसे इनपुट को, डोमेन को x से दिखाया जाता है, रेंज को y से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है रेंज को? y से। याद रखिएगा, आपके फंक्शन चैप्टर में, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में जनरली, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, जनरली जो डोमेन होता है उसको x से, इनपुट को x से दिखाया जाता है और जो आउटपुट है यानी कि जो रेंज है उसको किससे दिखाया जाता है भाई? y से दिखाया जाता है। तो सुनिएगा भाई, फंक्शन f(x), ये जो f(x) दिख रहा है ना, हमेशा इसकी जगह आप y रखेंगे। भाई f(x) क्या है? आउटपुट को दिखाता है और आउटपुट को हम बोल रहे हैं y से दिखाएंगे, रेंज को हम y से दिखाएंगे। तो जहां पे आपका f(x) है वहां पे आप क्या रख देंगे भाई? वहां पे आप y रख देंगे। आपने y रख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रखिए। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने कुछ सर ऐसी बढ़िया सी इक्वेशन बना ली कि y बराबर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना रहता है हर बार? ध्यान से सुनिएगा, हमें अभी देखिए, अभी y को हमने x के टर्म में एक्सप्रेस किया है, y को हमने x के टर्म में एक्सप्रेस किया है, हमें x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। वापस से सुन लो मेरी बात, अभी हमने y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया है, हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा जादू करना है इसमें कि x को हम y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो चलिए सर कैसे करेंगे एक्सप्रेस, जरा वो समझाइए हमें। देखिए इधर, तो y की वैल्यू क्या है सर? y है हमारे पास 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/y। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, एक और काम करता हूं मैं इसको लिख देता हूं 2 माइनस 3/y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये भी समझ में आया होगा, 3/y को इस तरफ ले आया, माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने उस तरफ भेज दिया। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 3/y। बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, रिवर्स करके लिख दिया आपने। अच्छा सर, यहां से हमने ये देखा, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर हमने एक्सप्रेस तो कर दिया कि सर जो एक्स स्क्वायर है वो 2 माइनस 3/y के बराबर है। अच्छा, आपको एक बात मालूम है,
जो भी नंबर हो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। ये आप जानते हैं, कोई भी अगर नंबर है अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। हाँ सर हम जानते हैं, पर अभी तो सर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2 माइनस 3/y के बराबर है। अरे भाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2 माइनस 3/y के बराबर है। तो सर एक्स स्क्वायर अगर जीरो या जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि 2 माइनस 3/y भी जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैंने यहां पे किया। भाई x का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन x का स्क्वायर 2 माइनस 3/y हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 माइनस 3/y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन सर अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पे लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे भाई हम यहां पे लेंगे एलसीएम। चलिए भाई एलसीएम हम लेना स्टार्ट करते हैं। चलो सर ले लो एलसीएम। तो 1 और y का एलसीएम क्या होता है सर, 1 और y का एलसीएम सर y होता है। y को आप इस तरफ भेज दिए तो 2y बन गया, यहां पे -3 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। सर कुछ ऐसी चीज बनती है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेवी कर्वी मेथड, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि भाई वेवी कर्वी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपने एनसीईआरटी खंगाल के देखी होगी तो कहीं पे भी आपको वेवी कर्वी मेथड मिला नहीं होगा। ठीक है, आरडी शर्मा वगैरह में भी शायद नहीं, उनमें तो होगा, आपको आरएस अग्रवाल ऐसी बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव की बुक्स है उनमें भी आपको मिल जाएगा। पर मैं चाह रहा हूं कि इसको अपन बिना वेवी कर्वी मेथड से करें ना। जो बेसिक मैथ्स हमने आज तक सीखी है, बचपन से सीखी है, चलिए दिमाग लगाते हैं, उस बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा ज्यादा ही समय लग जाएगा ना, लेकिन थोड़ा दिमाग तो हम ज्यादा चला पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरा ऑब्जेक्टिव में क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अपन दिमाग लगा के इसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि हर बार अरे ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डाली और आंसर मिल गया और बढ़ जाओ आगे। माना मैथ्स का काम है कि चीजों को शॉर्ट में करना, मान लिया मैंने, पर कई बार मैथ्स का काम यह भी है कि उसको थोड़ा समझ के करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे कि भाई चीजें कैसी हो रही हैं। क्या है हमारे पास ऐसा है 2y माइनस 3 अपॉन y, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें y की वैल्यूज यानी कि हमें रेंज पता लगानी है। तो देखिए भाई क्या करेंगे हम, यहां पे हमने देखा कि भाई ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ सर ये दोनों पूरी चीजें जो हैं पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको हम एक फ्रैक्शन की मदद समझते हैं। भाई फ्रैक्शन में क्या होता है सर, फ्रैक्शन में होता है एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मान लीजिए वो पूरी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो पता है दो कंडीशंस होती हैं सर, कौन सी दो कंडीशंस होती हैं। पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का कंडीशन है, तो न्यूमरेटर जो है या तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जीरो भी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों का डिवीजन पॉजिटिव होगा। यहां पे देख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर को मैंने जीरो नहीं किया क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगी बात। भाई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ न्यूमरेटर जरूर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, और दोनों की पॉजिटिव होना यहां पे हमारा आवश्यक है, तभी ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट हम नेगेटिव साइड में लाते हैं, या तो न्यूमरेटर को आप लेस देन जीरो कर दीजिए। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इक्वल टू जीरो नहीं किया, अरे भाई दोनों जगह इक्वल टू जीरो लेने की जरूरत नहीं है, या तो इस तरफ ले लो या तो इस तरफ ले लो, दोनों जगह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो या तो न्यूमरेटर को लेस देन जीरो कर दूं और डिनोमिनेटर को भी लेस देन जीरो कर दूं, तो भी ओवरऑल फ्रैक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। या आप बात समझ पा रहे हो, समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं मैं। भाई अगर एक फ्रैक्शन आपके पास होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव तब होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, जो कि यहां पे दो पॉसिबल केसेस बन गए। लेकिन क्योंकि इक्वल टू जीरो था इसीलिए मैंने दोनों में से किसी भी एक केस में आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने ले लिया कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो लेकिन जीरो के भी इक्वल हो, जिससे ये इक्वल टू जीरो वाला केस भी हम अकाउंट कर सके। तो सर आपने इस तरफ नहीं लिया, तो भाई दोनों में से एक तरफ लेना है, या तो इधर या तो इधर, वो चॉइस आपकी है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी है। तो बस यही लॉजिक कुछ हम यहां पे लगाएंगे। अगर यहां पे मैं न्यूमरेटर की बात कर लूं सर, तो यहां पे जो आपका न्यूमरेटर है वो 2y माइनस 3 है, और यहां पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास y है। समझ पा रहे हो? तो पहला केस करते हैं भाई, हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, यानी कि 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो।
अब इसको हम सॉल्व कर लें। चलो इसको साइड में लिख लो, ऐसे लिखोगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा अपन की सॉल्व क्या कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास दो केसेस हैं, 2y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यही है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2y ग्रेटर देन 3 और y की वैल्यू क्या आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3/2। यहां पे इसको तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, y ग्रेटर देन 0। इन दोनों को बच्चा हमें कॉमन सोल्यूशन निकालना है, y ग्रेटर देन 3/2 एंड y ग्रेटर देन 0, इसका हमें कॉमन सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है हमें, कॉमन सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशन नहीं बनेंगे, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो ये कहता है कि y जो है 3/2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये कहता है y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इन दोनों का अग्रीमेंट पता है क्या बनेगा, इन दोनों का अग्रीमेंट ये बनेगा कि y जो है वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए। ये बनेगा इन दोनों का अग्रीमेंट। क्या बनेगा इन दोनों का, ये अग्रीमेंट कि y जो है वो 3/2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। कैसे अग्रीमेंट बनेगा, अरे ये बोल रहा है कि मैं 3/2 से बड़ा हूंगा या बराबर होऊंगा, ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो 0 से बड़ा होऊंगा। तो दोनों का अग्रीमेंट क्या बना कि भाई y जो है तू 3/2 से बड़ा हो जा। तो इसने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया और इसने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये हो गया अग्रीमेंट वाला काम। ये बन गया हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसको इंटरवल के रूप में भी लिख सकते हो, आप जानते हो ना कि भाई y जो है 3/2 से बड़ा है। इसको ऐसा लिख दूं मैं, इसको जस्ट ऐसा लिख दूं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो इंटरवल के रूप में भी हम इसका आंसर कर सकते हैं और आंसर ऐसा लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट कॉमा इंफिनिटी और ऐसे ओपन ब्रैकेट। 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया कि भाई 3/2 को इंक्लूडिंग है, 3/2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं और उससे हम बड़े हो सकते हैं, इक्वल टू का साइन था ना इसलिए। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं, जरा आ जाइए। यहां पे हमारा सेकंड वाला केस, न्यूमरेटर लेस देन 0, डिनोमिनेटर लेस देन 0। तो 2y माइनस 3 लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो y लेस देन 3/2 आएगा एंड यहां पे आपका y जो है लेस देन 0 आएगा। वापस से अग्रीमेंट बिठाना है हमें इन दोनों में। ये कहता है y 3/2 से छोटा, ये कहता है y 0 से छोटा, ये कहता है 3/2 से छोटा होना है, ये कहता है 0 से छोटा होना है। तो जो अग्रीमेंट वाला सॉल्यूशन है वो ये बैठेगा कि y को 0 से छोटा होना है। y को क्या होना है भाई, 0 से छोटा होना है। अरे देखो ना, अगर मेरा y 0 से छोटा होगा तो उसने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया और उसने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां पे कॉमन सॉल्यूशन y लेस देन 0 बन गया। अगर मैं इसको इंटरवल के रूप में दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो y है वो 0 से छोटा है, तो -∞, 0 दोनों जगह ओपन ब्रैकेट, बिकॉज इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं है और 0 पे भी देखिए इंक्लूडिंग हमने लिया नहीं है। इनफैक्ट हम 0 नहीं ले सकते हैं y, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और कहानी गड़बड़ा जाएगी। ये दो सॉल्यूशन बन गया है। अब ये जो दोनों सॉल्यूशन आपने निकाले हैं दोनों केसेस में, इन दोनों सॉल्यूशन का आपको लेना है यूनियन। क्या लेना है इन दोनों सॉल्यूशन का बच्चों, इन दोनों सॉल्यूशन का लेना है आपको यूनियन। तो आपने भाई यूनियन ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू जब आप इसका यूनियन लेंगे तो ये बनेगा 3/2 इंफिनिटी यूनियन -∞ टू 0। वैसे इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सर इसको कैसा लिखते हैं, जो छोटी वाली चीज है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -∞ टू 0 -∞, यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। इस तरीके से जो है आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये है आपके फंक्शन का रेंज। अब सोचिए, जो फंक्शन कुछ दिखने में कुछ सिंपल सा ऐसा था 3/2 - x², इसको सॉल्व करते करते हम वहां पे पहुंचे और फाइनली हम अपने रेंज पे पहुंचे। ये खास बात है इस मेथड की, जो रेंज आपको दिख नहीं रही होती है, ये फंक्शन वो रेंज आपको निकाल के देती है। हाँ, मैंने यहां पे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर किया, मैंने ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट किया, जिससे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिठा सकूं। वो वेवी कर्वी मेथड से मैं आपको रटा ना सकूं कि यार देखो ऐसा हो गया, ये अपन ने लाइन बनाई, ये सोल्यूशन हो गया, खत्म कहानी। मैं वो नहीं चाहता था। मैं वेवी कर्वी मेथड तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा होगा तो आपने वेवी कर्वी मेथड सीखा ही होगा। इनफैक्ट अभी एग्जाम्पलर में और भी ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे मैं वेवी कर्वी मेथड मुझे यूज करना ही पड़ेगा, तो वहां पे तो आप सीख ही जाओगे। लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि चीजें कैसे हो रही हैं, ये लॉजिक जो बेसिक मैथ्स आपने सीखी है, उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो बेशक आप वेवी कर्वी मेथड का इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो आई होगी समझ, और अगर आपको नहीं आता है तो मत टेंशन लीजिए, अभी कुछ और क्वेश्चन है इसी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में जहां पे हम उन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको इस क्वेश्चन पे आप खुद से अप्लाई करना, आपका आंसर बेझिझक आएगा। चलिए बड़े भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो आपको लिखना विखना है तो लिख लो भाई, ये इसका सोल्यूशन का दूसरा हिस्सा था
और यहां पे अपने पास सोल्यूशन का जो है पहला हिस्सा था। ठीक है, तो ये हमने 18th का सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया, अभी तो बाकी पार्ट बचे हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। ये सिंपल पार्ट है, वापस हमें रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया है, रेंज निकालने के लिए जहां पे fx है वहां पे आप y रख दो, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। मैंने क्या सिखाया, चीजों y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो इसको भाई इस तरफ ले आओ, y को उस तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस y। अच्छा, ये यहां पे तो मॉडुलस फंक्शन है। हाँ सर, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की खास बात क्या होती है, दुनिया में जितने भी मॉडुलस फंक्शन है उनकी खास बात क्या होती है कि या तो वो 0 से बड़े देते हैं या तो 0 के बराबर वैल्यूज देते हैं। यानी कि ये जो हमारा मॉड ऑफ x माइनस 2 है, या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। पर मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या है, 1 माइनस y है। इसका मतलब 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। माइनस y को मैंने उस तरफ भेजा तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना, ये आ गया मेरा y। अब मैं इसको इंटरवल के रूप में लिख दूंगा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 पे मैं ऐसा क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा। इस तरीके से मैंने मेरे फंक्शन का क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, काफी साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए मॉडुलस, अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है भाई, इसका रेंज निकालना है ना, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 है, हमने fx की जगह y रख दिया, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पर ये तो y के बराबर है, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू r रियल नंबर, या आप कह लो पॉजिटिव रियल नंबर मत बोलो, इसको इंटरवल के रूप में दिखा दो, y बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज ब्रैकेट कॉमा इंफिनिटी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का रेंज बन गया। काफी साधारण सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। फंक्शन हमारे पास कुछ ये है, अब आप यहाँ पे हिंट देखोगे तो मैं चाहता हूं आप हिंट मत देखो, बिना हिंट के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले पेज पे क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इसके बगल में क्या था भाई, 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। क्या था, 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। जो मैं आपको सिखाता हूं, fx की जगह आप क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 2x हो जाएगा। बच्चों मैं चाहता हूं आप सिर्फ cos 2x वाले पोर्शन पे फोकस करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको cos फंक्शन पे जब ज्ञान दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई cos फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, कोई सा भी, अब उसके अंदर का इनपुट मत देखो, उसके अंदर का इनपुट 2x है, टेंशन मत लो उसका। आप ओवरऑल cos फंक्शन की बात करो तो ओवरऑल cos फंक्शन जो है -1 और +1 के बीच में रहता है। सर इनपुट 2x हो गया तो -2 + 2 कर दें क्या, नहीं, इनपुट 2x हो, 3x हो या कुछ भी हो, भाई इनपुट से डिसाइड नहीं होता। ओवरऑल cos फंक्शन जो है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। इनपुट क्या है, नो मैटर, कुछ भी हो, अंदर कुछ भी डालिएगा आप, कोई भी वैल्यूज आप पुट करिए, आपका cos फंक्शन ओवरऑल -1 और +1 के बीच में तैरेगा। ठीक है, अब सुनना, मैं यहां पे y बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि cos के बगल में 3 है, देखो ना cos 2x के बगल में 3 है, तो मैंने सोचा पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 इंटू 3 बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे 3 टाइम्स ऑफ cos 2x बन जाएगा, और यहां पे 1 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये चीज समझ में आई, क्या किया मैंने पूरे इक्वेशन में, किसका मल्टीप्लाई किया भाई, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 बना, ये 3 टाइम्स ऑफ cos 2x बना, और ये 1 इंटू 3 बन गया। क्लियर है ये चीज। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 1 का एडिशन किया है, तो पूरे इक्वेशन में 1 का एडिशन कर दीजिए, -3 + 1, ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 टाइम्स ऑफ cos 2x, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 3। अब इधर देखो, -3 + 1 क्या बन गया, -2 बन गया। ये जो चीज है ये पूरी, इसको हमने किसके बराबर लिया था, y के बराबर, तो बीच में कौन आ गया, y आ गया, और 1 + 3 क्या बन गया भाई, ये 1 + 3 आपके पास 4 बन गया। ये आपके y की वैल्यू आ गई। y ही तो आपका कौन होता है, रेंज होता है। यानी कि अगर मैं इसको इंटरवल के रूप में दिखाऊं और मैं बोलूं कि मेरा अगर रेंज है तो इंटरवल के रूप में कुछ ऐसा आएगा, y बिलोंग्स टू, आप देख सकते हैं -2 और 4 दोनों पे ही क्लोज ब्रैकेट है, तो -2, 4, -2 और 4 दोनों पे ही क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। ये आपके
फंक्शन का क्या आ गया भाई, रेंज आ गया। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। सारे स्टेप्स देख लीजिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, पर ये पॉसिबल स्टेप्स अगर आप लगाएंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये देखिए उन्होंने तो पूरा सोल्यूशन ही दे के रखा है आपको आपके हिंट में, तो आपने हिंट देख लिया होगा, फिर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक ये क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें यहां पे बोला गया है कि आपके पास एक फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूं क्या है फंक्शन। फंक्शन कुछ ऐसा है, उन्होंने दिया है f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2, और यहां पे दे के रखा है उन्होंने 2 प्लस एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस, इसको भी मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ x प्लस 2। और वो कह रहे हैं कि आपको इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। अच्छा, उन्होंने x की वैल्यू दे के रखी है, क्या दे के रखी है भाई? x की वैल्यू वो ले लेते हैं। अच्छा, इसको मिटा ही दे क्या, हमने तो इसको ऐसा चेंज कर लिया ना, तो इसको ऐसा रख देते हैं। x की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है कि आपका जो x है वो -3 से बड़ा है और +3 से क्या है, छोटा है। आपको इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। क्या करना है? रीडिफाइन करना है, यानी कि आपको इस फंक्शन को कुछ अलग सा ही दिखाना है, डिफरेंट सा, सिंप्लीफाई करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम को हम कैसे आसान तरीके से करेंगे। देखिए यहां पे ध्यान से क्या करेंगे हम बच्चों। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि फंक्शन जो है मॉडुलस है। इनफैक्ट दो मॉडुलस फंक्शन बैठे हैं, दो अलग पार्ट पे। हमें इन दोनों पार्ट को समझने की जरूरत है। चलिए कैसे हम समझेंगे इसको देखते हैं। सर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर x की वैल्यू जो है वो भी -3 और +3 के बीच में है, इक्वल भी है। और सर यहाँ पे बीच में x -2 है और x +2 है। इसको समझाने के लिए जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे एकदम। मान लीजिए आपके पास ऐसा रहता है मॉड ऑफ x, ठीक है। तो आप मॉड ऑफ x को कितने हिस्सों में तोड़ पाते थे? सर हम मॉड ऑफ x को 3 हिस्सों में तोड़ पाते थे। अगर x ग्रेटर देन 0 रहता है तो +x, अगर x 0 के इक्वल होता है तो 0, और अगर x 0 से छोटा होता है तो -x। हम मॉड x को ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ पाते थे। लेकिन सर पता है आज ना हमारे पास मॉड x नहीं है, आज हमारे पास क्या है? मॉड ऑफ x -2, हमारे पास है मॉड ऑफ x +2। हमें इन दोनों को ब्रेक करने की जरूरत है। तो सर इन दोनों को हम कैसे ब्रेक करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं मॉड ऑफ x -2। अब सुनिएगा, अब यहां पे अंदर वाली क्वांटिटी x नहीं है, अभी अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? x -2। तो अब कहानी पता है किस पे निर्भर करेगी? अब कहानी निर्भर करेगी x -2 पे। तो ये भी 3 हिस्सों में टूटेगा, लेकिन कैसे? देखो, जैसे अंदर x था, जब x 0 से बड़ा हुआ तो x, जब x 0 के बराबर हुआ तो x तो डायरेक्ट 0, और x अगर लेस देन 0 हुआ तो डायरेक्ट -x। अभी अंदर कौन है? x -2। तो हम बोलेंगे अगर x -2 से 2 0 से बड़ा हुआ, x -2 क्या हुआ? वो 0 से बड़ा हुआ, तो एज इट इज आंसर, यानी कि x -2। इसको समझो मैंने ऐसे कैसे किया भाई, अंदर x क्वांटिटी थी, अगर वो क्वांटिटी 0 से बड़ी रहती थी तो एज इट इज आंसर। तो अभी अंदर कौन सी क्वांटिटी है? x -2, यानी कि जब x -2 0 से बड़ा हुआ तो एज इट इज आंसर। अभी सेकंड क्या होता था? जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 के बराबर तो आंसर 0। तो अभी भी अंदर वाली क्वांटिटी 0 के बराबर, अगर x -2 0 के बराबर तो आंसर क्या? एज इट इज मेरा मिल जाएगा 0, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी एक और केस, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 से छोटी होती थी तो एज इट इज बस सामने माइनस लग जाता था। तो अभी अंदर वाली क्वांटिटी कौन है भाई? x -2। अगर यहां पे x -2 0 से छोटा होगा तो बस माइनस लग जाएगा आंसर में, तो माइनस ऑफ x -2 ऐसा बन जाएगा। हमने ऐसे ब्रेक किया। अभी इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ x -2 को एक्चुअली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो -2 है ना, आप इसको इस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 2। उस केस में हमें क्या आंसर मिल जाएगा? x -2। समझ पाए आप? -2 को मैंने उस तरफ भेज दिया, यहां पे x -2 हो गया तो इसको उस तरफ भेज दो, तो x इक्वल टू 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। सिमिलरली -2 को मैंने उस तरफ भेज दिया तो x लेस देन 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ x -2। तो ऐसे ये वाला फंक्शन ब्रेक होता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब सुनिए एक और चीज,
यहां पे कई बार क्या किया जाता है, इन दोनों हिस्सों को ना कंबाइन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंबाइन। कैसे कंबाइन करते हैं वो भी देख लीजिए। तो मॉड ऑफ x माइनस टू को एक्चुअली पता है मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कंबाइन करूंगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और वहां पे पता है मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, मैं आंसर लिख दूंगा x माइनस 2। इसका कारण समझिए, जब x 2 के बराबर होगा तो 2 माइनस 2 क्या दे देगा मुझे? 0 दे देगा, इसीलिए मैंने उसका कंबाइंड फॉर्म लिख दिया। और फिर नीचे वाला पोर्शन लिख दो भाई कि अगर x 2 से छोटा हुआ तो आंसर मिलेगा मुझे माइनस ऑफ x माइनस 2। ऐसा मैं, अरे भाई ऐसा मैं आंसर लिख दूंगा। ये सारी बातें अब अंदर वाली क्वांटिटी क्योंकि x माइनस 2 हो गई थी तो उसके हिसाब से ऐसा वेरिएशन हो जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने ये जो इक्वल टू वाला पोर्शन है वो सिर्फ ऊपर वाले में लिया, नीचे वाले में नहीं लिया। तो अगेन ये आपकी चॉइस है, या तो आप इक्वल टू वाला पोर्शन ऊपर वाले में ले लो या नीचे वाले में ले लो, दोनों में से एक ही जगह लेना, दोनों में मत ले लेना। ये हमने किसको ब्रेक कर दिया? x माइनस 2 को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही हम x प्लस 2 को भी ब्रेक कर सकते हैं बच्चों। x प्लस 2 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? देखो अंदर वाली क्वांटिटी पहले x माइनस 2 थी, अभी अंदर वाली क्वांटिटी क्या है? x प्लस 2। जब x माइनस 2 थी तो हमने कैसे पता लगाया था किस पे ब्रेक करेगा? तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया था और हमने बोला था x ग्रेटर देन 2, तो 2 के हिसाब से ब्रेक हुआ। अभी अंदर वाली क्वांटिटी क्या है भाई? x प्लस 2, तो x प्लस 2 को मैं 0 से बड़ा कर देता हूं तो x ग्रेटर देन माइनस 2। तो अभी चीजें किस हिसाब से ब्रेक करेंगी? माइनस 2 के हिसाब से ब्रेक करेंगी। पहले किस हिसाब से ब्रेक कर रही थी? 2 के हिसाब से, बिकॉज x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0 ऐसा चल रहा था। अभी x प्लस 2 है तो अभी चीजें किस पे ब्रेक करेंगी? माइनस 2 पे ब्रेक करेंगी। तो सबसे पहला लूंगा मैं x ग्रेटर देन माइनस 2, तो उस पे एज इट इज आंसर मिल जाएगा मुझे x प्लस 2। अच्छा इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, कंबाइन कर दिया मैंने सेकंड और थर्ड केस, और दूसरा हो जाएगा x लेस देन माइनस 2, तो उस पे आंसर मिल जाएगा मुझे माइनस ऑफ x प्लस 2। ये होता है फंक्शंस को, मॉड्यूलस फंक्शंस को ब्रेक करना। ये वाला तो बहुत आसान था जब अंदर एज इट इज x रहता है, लेकिन अंदर अगर x माइनस 2 हो जाए, अंदर अगर x प्लस 2 हो जाए तो कैसे ब्रेक होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अच्छा ये चीजें आपको सोल्यूशन में नहीं लिखनी है, ये चीजें तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई ब्रेकिंग होती कैसे है फंक्शन की। तो अगर x माइनस 2 था तो मुझे नंबर कैसा मिला, मैं उसको सोचूंगा भाई x माइनस 2 था तो मैंने सोचा कि भाई उसको ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2, तो 2 के हिसाब से ब्रेक होगा। अभी अंदर कौन था? अंदर था x प्लस 2, तो मैंने इसको 0 से बराबर किया तो x ग्रेटर देन माइनस 2, तो माइनस 2 के हिसाब से ब्रेक होगा। माइनस 2 से बड़े पे एज इट इज, बड़े पे या इक्वल पे, माइनस 2 से छोटे पे माइनस लगा देंगे। वहां पे हमने देख लिया था, अच्छा 2 पे ब्रेक करेगा भाई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे एज इट इज, लेस देन 2 पे माइनस लगा देंगे। बस ये होता है फंक्शन को क्या करना? ब्रेक करना। अब ये दिमाग में रखना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है जब हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि लॉजिक क्या लगाएंगे हम, अब उस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए आइए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो x के मल्टीपल पार्ट्स हैं। क्या है? मल्टीपल पार्ट्स। देखते हैं इसको भाई। तो भाई हाँ सर x के मल्टीपल पार्ट हैं, हमें सर x की वैल्यूज को ना तोड़ना पड़ेगा। अब मैं देखना कैसे कैसे तोड़ूंगा, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहला जो मेरा x होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से लेस देन 2 पे। अच्छा सॉरी, लेस देन 2 पे भी नहीं, लेस देन -2 पे। सर मैं -2 पे क्यों रुका? -2 पे क्यों रुका? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि x प्लस 2 जो है ना वो -2 पे टूट जाएगा। x प्लस 2 क्या होगा? वो -2 पे टूट जाएगा। अब सुनना, ध्यान से देखना भाई। तो मेरा x किससे किस में बिलोंग करेगा? -3 से लेकर -2 में बिलोंग करेगा। अब मैं जरा वहां पे जाता हूं, देखना जरा भाई, मेरा x बिलोंग कर रहा है -3 से लेकर -2 में। तो -3 से लेकर -2 मतलब मैं -2 से छोटा हूं। मैं क्या हूं? मैं -2 से छोटा हूं। अरे भाई मेरा x जो है -3 से -2 के बीच में है, मैं -2 से क्या हूं? छोटा हूं। तो -2 से जब मैं छोटा हूं तो मैं देखता हूं कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कैसे कैसे टूटता है। तो ये वाला फंक्शन x -2, इसमें देखो जरा, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा x जब 2 से बड़ा हो तो अलग और 2 से छोटा हो तो ये। तो अभी मेरा x क्या है? -2 से भी छोटा है। तो -2 से छोटा होना मतलब 2 से भी छोटा होना, यानी कि मेरा फंक्शन किस में टूटेगा? अरे यार मेरा फंक्शन इसमें टूटेगा। ये समझ पाए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? थोड़ा सा और समझो, इसको डिटेल में समझो भाई। मेरा x जो है
वो -2 से क्या है, छोटा है। मेरा x क्या है, -2 से छोटा। मैंने यहां पे, अच्छा एग्जाम में इस पूरे लॉजिक को नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, मिटा देता हूं इसको वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। इस पूरे लॉजिक को आप नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन किस लॉजिक को आपको लिखना चाहिए वो सजेशन सुन लीजिए। ये जो पोर्शन है ना, जो साइड में मैंने ब्रेक किया है, ये साइड में जो ब्रेक किया है मैंने, इसको जरूर आप एग्जाम में लिखिएगा। ये बड़ा कंपलसरी वाला पोर्शन है, इसको आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा कि सर ने एक्चुअली फंक्शन को ब्रेक कैसे किया। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप इसको लिख देना, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉपी में और हम उसके आगे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहां पे ब्रेक किया है, -2 से -2 में, यानी कि मैं -2 से क्या हूं, छोटा हूं। तो भाई जब मैं -2 से छोटा हूं तो मैंने इस फंक्शन को देखा, अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर मैं 2 से छोटा हूं तो ही नेगेटिव हो जाता है। तो अभी तो मैं -2 से छोटा हूं यार, नेगेटिव तो रहेगा। यानी कि ये जो पहला वाला फंक्शन है mod of x -2, ये किस में टूटेगा, ये माइनस ऑफ x -2 में टूटेगा। इसको थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, जगह की कमी पड़ जाएगी अपने पास, वरना x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -2। समझ गए मैंने इसको नेगेटिव में क्यों तोड़ा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन अगर मेरा x 2 से छोटा है तो माइनस ऑफ x -2 आना चाहिए, और अभी तो मेरा x भैया -2 से छोटा हो गया, तो ये चीज तो नेगेटिव में टूटेगी ही टूटेगी। साथ में आते हैं सेकंड वाली चीज पे, mod of x + 2 पे। तो mod of x + 2 पे आए, अरे अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमारा x -2 से छोटा है तो माइनस ऑफ x + 2 आना चाहिए, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला है ये भी नेगेटिव में टूटेगा। तो यहां पे भी प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, माइनस ऑफ x + 2। समझ में आया क्या किया, ब्रेक कर दिया मैंने ऐसा। सिमिलरली अब आएंगे हम -3 से -2 में आ गए। अच्छा -2 के बाद कौन से पॉइंट पे गाड़ी बिगड़ रही थी भाई, +2 पे। देखो एक बार -2 पे ब्रेक हो रहा था और एक बार +2 पे ब्रेक हो रहा था। अब हम -2 से +2 के बीच में जाएंगे। अब हम कहां जाएंगे भाई, -2 से +2 के बीच में। आप यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने -2 पे यहां पे इक्वल नहीं लगाया था, तो जब मैंने सेकंड लिखा तो मैंने वहां पे -2 पे इक्वल ले लिया। एक पैटर्न होता है, या तो आप यहां पे कर दीजिए या तो यहां पे कर दीजिए, दोनों में से किसी एक जगह पे करिएगा। तो अब मैं -2 से +2 में गया। सर आप -2 से 0 में क्यों नहीं रुके, +1 पे क्यों नहीं रुके, सिर्फ 2 पे ही क्यों रुके? बिकॉज मैंने यहां पे देख लिया था फंक्शंस को लिख के कि मेरा फंक्शन सिर्फ 2 जगह पे टूटता है, -2 पे और 2 पे। इसीलिए एक बार मैं -3 से -2 पे रुका, एक बार फिर मैं -2 से +2 जा रहा हूं। +2 पे रुक रहा हूं क्योंकि +2 पे फंक्शन मेरा टूटेगा। ठीक है भाई, सर बात समझ में आ गई। तो सर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आप -2 से बड़े हो लेकिन +2 से छोटे हो, आप 2 से छोटे हो, -2 से बड़े हो। चलिए सर हम इंडिविजुअल पे बात करेंगे, पहले हम इस पे बात करते हैं। क्या है सर आपका डेफिनेशन, सर आप -2 से बड़े हो, +2 से छोटे हो। इंपॉर्टेंट है +2 से छोटे हो। सर अगर आप +2 से छोटे हो तो आपका ये वाला फंक्शन वापस नेगेटिव में टूट जाएगा, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन अगर आप 2 से छोटे हो तो नेगेटिव में टूटेगा, यानी कि अभी भी आपका ये फर्स्ट वाला फंक्शन किस में टूट जाएगा भाई, नेगेटिव में टूट जाएगा। इसीलिए वो डेफिनेशन लिखी थी। लेकिन यहां पे हम थोड़े से प्रॉफिट में रह जाएंगे। अगर हम सेकंड वाले फंक्शन को देखते हैं तो अगर हम x में -2 से बड़े हैं तो वो भैया पॉजिटिव है। x में अगर हम -2 से बड़े हैं या बराबर है तो वो चीज पॉजिटिव है। और हमारी किस्मत अभी यही है कि हमारा x जो है -2 से बड़ा है या उसके बराबर है, यानी कि जो सेकंड वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि सेकंड वाला पोर्शन x + 2 क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा भाई साहब। अब सर एक और पोर्शन हो गया, सर हमारा x जो है -3 से +3 में घूम रहा था, +2 तक आप पहुंच चुके हो, यानी कि अब आप लिखोगे x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन 2 क्यों, अरे 2 तक पहुंच गए ना यार, अब 2 से बड़े में बात कर लो। चलो भाई अब फंक्शन को ब्रेक करते हैं, हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन अगर हमारा x 2 या 2 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव में टूटता है। बहुत अच्छी बात है भाई, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन पॉजिटिव में यानी कि x -2 में टूट जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड फंक्शन की। तो हमारा सेकंड फंक्शन तो ऐसा था कि आप -2 से बड़े हो जाइए, हम तो पॉजिटिव रहेंगे, -2 से बड़े हो जाइए। अभी तो हम भैया +2 से बड़े हैं तो ऑब्वियसली -2 से बड़े ही होंगे, यानी कि सेकंड वाला भी किस में टूट जाएगा, पॉजिटिव में टूट जाएगा। ऐसा बना आपका ब्रेकिंग ऑफ द फंक्शन। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। कर दूं, मैं सॉल्व कर दूं। कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं भैया। ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट को खोलो, यहां पे रफ वर्क में अपन सॉल्व कर देते हैं, फाइनल आंसर लिख देंगे। ये माइनस ऑफ x -2 है और क्या है, माइनस ऑफ x + 2 है। तेजी में सॉल्व करेंगे, -x + 2, ये -x -2 क्या कैंसिल हो गया, +2 ने -2 को कैंसिल कर दिया, -2x बचा। यानी कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या मिला, -2x मिला। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, आ जाइए, -x + 2 और क्या बचा,
एक्स प्लस टू, यहाँ पे आपका माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 आपके पास क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट में आपको क्या मिल गया, सोल्यूशन 4 मिल गया। अच्छा, आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे मिटा मिटा के मत करिएगा, ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। मेरे पास जगह की कमी थी इसीलिए मैंने रब करके वहां पे लिख दिया। आप जब एग्जाम में सोल्यूशन लिखेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए भाई, थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में अरे एक गलती हो गई, मैंने गलती से इस -2 को +2 लिख दिया, दिस वाज x + 2। अच्छा, यहां पे देखो डायरेक्ट -2 ने +2 को कैंसिल कर दिया, x + x 2x हो गया। तो डायरेक्ट आंसर लिख दो कि यहां पे क्या मिल जाएगा, हमारे पास 2x मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा फंक्शन टूट गया। इस फंक्शन को बोला जाता है बच्चों पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पीसेस हो गए। तो ओवरऑल -3 से +3 में थे अपन, पर क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा था अलग अलग जगह, तो उस हिसाब से हमने फंक्शंस के अलग अलग पीस कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके क्लास 11th हो, क्लास 12th में हो। भाई 12th के बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि आप आगे जाके बहुत सारे नए नए चैप्टर्स पढ़ोगे तो जिनमें रिलेशन फंक्शन का बहुत सारा काम आएगा, और वहां पे ये लॉजिक तो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। चलिए, तो इसको खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है अपना खत्म। कहीं पे क्वेश्चन में किसी जगह आपको एरर मिले तो प्लीज जरूर बताइएगा, हम उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बड़े ही आसान सिंपल सवाल है, मैं आपको तेजी में करके दिखाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। भाई आपके पास एक फंक्शन fx है, ये fx आपको दिया गया है x - 1 अपॉन x + 1। अच्छा, हमें यहां पे शो करना है कि जब x की जगह आप 1 अपॉन x डाल देंगे तो भी वो fx के बराबर होगा। ठीक है, बहुत आसान काम है, चलो शो कर देते हैं भाई। x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, 1 अपॉन x कर दो भाई, रिप्लेस कर दो। अच्छा, माइनस है, अभी गड़बड़ हो जाती भाई। x की जगह अगर आप 1 अपॉन x डालेंगे तो माइनस ऑफ fx बनेगा, ऐसा शो करना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। x की जगह हम डाल देते हैं इस फंक्शन में 1 अपॉन x। चलो भाई इनपुट कर दो, x की जगह आपने 1 अपॉन x डाल दिया, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x -1, और ये जो x है इसकी भी जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x + 1। समझ में आया क्या किया, इसको सॉल्व कर दो। तो f ऑफ 1 अपॉन x, एलसीएम लेना आता है आपको, ये बन जाएगा 1 - x अपॉन x, और नीचे बन जाएगा 1 + x अपॉन x। बच्चों सिंपल सोल्यूशन है, x को x से कैंसिल कर दिया मैंने, ऊपर बन गया 1 - x, नीचे बच गया 1 + x। समझ में आ रही है बात आपको। अब सुनिएगा, न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बच जाएगा x - 1 और नीचे बच जाएगा x + 1। ये x - 1 अपॉन x + 1 क्या बनता है, अरे सर ये तो हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ गया, fx। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 1 अपॉन x डाला तो माइनस ऑफ fx बन रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास सच दम था नहीं, एंड आपको समझ में भी आया होगा, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए भाई 20वें क्वेश्चन के बाद बढ़ सकते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आप खुद से करिएगा, या आपके लिए होमवर्क रहा। यहां पे हमने फंक्शन में x की जगह -1 अपॉन x रिप्लेस किया है, तो वापस से आप सॉल्व करिएगा और इस चीज को आप प्रूव कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, डाउट हो तो बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करेंगे। क्या है भाई अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, समझो इस चीज को। हमारे पास फंक्शन fx है, क्या है हमारे पास फंक्शन fx, इसको थोड़ा सा यहां पे लिख लेते हैं, रुक जाओ। फंक्शन fx है हमारे पास √x, ठीक है, और फंक्शन gx है हमारे पास, क्या है भाई, x है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि सर आप हमें ये फाइंड करके दिखाइए, f + g एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x। बच्चा इसका मतलब होता है कि भाई इसको आप लिख दो fx + gx। ठीक है, अब fx कितना है आपके पास, √x, gx कितना है आपके पास, x। तो आंसर क्या बन गया, √x + x। इसी टाइप के सिंपल सिंपल सवाल हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, f - g ऑफ x, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सेकंड में हमें बोला गया है f - g ऑफ x, तो ये एक्चुअली हो जाएगा fx - g ऑफ x। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी √x, g ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी x, तो आंसर आ जाएगा √x - x। थर्ड वाला पोर्शन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा है f g और ऐसे ब्रैकेट में x है। इसका मतलब है कि आपको fx को gx में मल्टीप्लाई करना है। आपका fx क्या हो गया, आपका fx है √x, gx क्या है, आपका x है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1, बेसेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आपके पास मिलेगी 3/2। ये थर्ड पोर्शन हो गया। और फोर्थ पोर्शन में आपका डिवीजन है, तो डिवीजन कर लोगे, चलो कर लेना। तो ये 21 क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे खत्म। बढ़ सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें इस फंक्शन का डोमेन
डोमेन और रेंज निकालना है। चलिए तेजी में काम करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है? हमारा फंक्शन एफ एक्स है 1/√x-5। बात करूं मैं डोमेन की, तो अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चंस करवाए थे इस टाइप के कि भाई जो आपका डिनोमिनेटर है x-5 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रीजन, स्क्वायर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में है। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 5। इसको अगर आप उसकी इंटरवल की मदद से दिखाओगे तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। इस तरीके से जो है आपका फंक्शन का डोमेन आ चुका है। अगर यहीं पे आप फंक्शन की रेंज की बात करते हैं तो रेंज में आप क्या करेंगे भाई? एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? 1/√x-5 लिखा है ना। एफ एक्स की जगह y रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 1/√x-5। क्लियर है? आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y² इक्वल टू 1/x-5। क्लियर है? इसको फर्दर आप सॉल्व करिए, x-5 को आप इस तरफ ले आइए, 1/y² को आप इस तरफ ले आइए, तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? क्या हुआ? -5 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/y² प्लस 5। ऐसा आपने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। ऐसा आपको हर बार करना है। हम जानते हैं कि x कहां से कहां बिलोंग करता है भाई? 5 से इंफिनिटी में, यानी कि हमारा x जो है क्या है? 5 से बड़ा है। x हमारा क्या है? 5 से बड़ा है, पर x किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी कि 1/y² प्लस 5 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया तो 1/y² क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और हम जानते हैं कि 1/y² हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों भाई बड़ा होगा? y² है भाई, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीज का रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सेल्फ अंडरस्टूड है ना भाई। y एक नंबर है पर उसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव, अब उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/y², वो भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी कि y की जगह आप कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, यानी कि y आपका क्या हो जाएगा? y आपका हो जाएगा कोई सा भी रियल नंबर। यानी कि अगर मैं आपके रेंज की बात करूं तो आपका रेंज क्या हो जाएगा? आपका रेंज भी हो जाएगा दुनिया के सारे कौन? रियल नंबर। खत्म कहानी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डोमेन रेंज निकालना तो आप समझ ही चुके होंगे अब, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो की, इस एक्सरसाइज की, लॉन्ग आंसर टाइप का ये वाला। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तेजी में करेंगे अपन काम। देखो जरा, हमें दिया गया है कि f ऑफ x जो है ये y के बराबर है और ये इक्वल है ax माइनस b अपॉन cx माइनस a के। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ y जो है वो x के बराबर होगा। हमें क्या प्रूफ करना है? f ऑफ y जो है वो x के बराबर होगा। देखो ये काम हम कैसे करेंगे, ध्यान से आप बोर्ड पे देखते रहिएगा। हमें जब f ऑफ x दिया गया था, इधर देखिए, जब हमें f ऑफ x दिया गया था तो वो क्या था? वो था ax माइनस b अपॉन cx माइनस a। यही था ना हमारा f ऑफ x। लेकिन हमें अभी बोल रहे हैं कि f ऑफ y फाइंड करिए, तो जहां जहां x है वहां वहां y रख दो, तो f ऑफ y हो जाएगा ay माइनस b अपॉन cy माइनस a, है ना। जहां जहां x था वहां वहां y रिप्लेस कर दिया मैंने। पर सर y किसके बराबर है? तो सर y जो है वो तो ax माइनस b अपॉन cx माइनस a के बराबर है। ये देखो y इसके बराबर है, तो जहां y लिखा है वहां पे मैं क्या लिख दूं? ax माइनस b अपॉन cx माइनस a को रिप्लेस कर दूं। चलो भाई रिप्लेस कर देते हैं हम, तो f ऑफ y हो जाएगा, जहां जहां y लिखा है तो y की जगह इतनी बड़ी चीज आएगी, रखो यहां पे रिप्लेस करो आप, तो ये हो जाएगा ax माइनस b अपॉन cx माइनस a, यहां पे है माइनस b, रिप्लेस करना है। इस y की जगह भी सेम टू सेम चीज, c टाइम्स ऑफ क्या है आपके पास? ये ax माइनस b अपॉन cx माइनस a, और यहां पे क्या था? माइनस a। अब हमें इसे करना है सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे LCM। ठीक है, तो हमारा f ऑफ y, यहां पे जगह है क्या अपने पास? नहीं है, अगले पेज पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो LCM लेंगे भाई हम, तो f ऑफ y है हमारे पास। ठीक है, चलो LCM ले लो, a को बाहर ही रहने दो, तो a टाइम्स ऑफ ax माइनस b हो गया। बच्चों LCM लेना आना चाहिए अपने को, है ना। और ये जो cx माइनस a है ये इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो माइनस b क्या आ जाएगा? cx माइनस a, cx माइनस a ही है ना भाई। हाँ ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? डिनोमिनेटर में बच जाएगा आपके पास cx माइनस a। ये तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे c है तो c को बाहर रहने दीजिए आप, तो c टाइम्स ऑफ ax माइनस b। ठीक है, माइनस साइन, इधर क्या है भाई? a है, तो a में cx माइनस a मल्टीप्लाई कर दो, a में cx माइनस a मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या बचा वापस से? cx माइनस a। आप यहाँ पे देख सकते
सकते हो कि सी एक्स माइनस ए ज़्यादा ही बड़ा कैंसिल कर दिया मैंने, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कर दिया हमने कैंसिल। जब हमने कैंसिल किया तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में बचा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन कर दें क्या ए का, चलो कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। न्यूमरेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी सी एक्स प्लस ए बी, क्लियर। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात कर लूं तो सी का मल्टीप्लाई कर दो, ए सी एक्स माइनस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर, कुछ ऐसा कैंसिलेशन हो गया, सॉरी सिंप्लीफिकेशन हो गया। माइनस ए बी ने प्लस ए बी को कैंसिल कर दिया, प्लस ए सी एक्स ने माइनस ए सी एक्स को कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या क्या चीजें बची देख लेते हैं। ऊपर बचा है ए स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स, और नीचे बचा है ए स्क्वायर माइनस बी सी। आई होप आप चीजों को देख पा रहे होंगे। न्यूमरेटर में से x और x को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपने x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी। आप ए स्क्वायर माइनस बी सी से ए स्क्वायर माइनस बी सी को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास फाइनली क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या था, f ऑफ y था, और राइट में क्या बचा है, x बचा है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि भाई f ऑफ y किसके बराबर है, x के बराबर है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों, सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको परफॉर्म करना है। तो कैलकुलेशन आप खुद से परफॉर्म करिएगा, बाकी तो मैंने कर ही दिया है तेजी में काम आपके लिए। और ये जो लॉन्ग आंसर वाली वीडियो है यहाँ पे आपकी होती है खत्म। तो इसी के साथ हमने हमारे रिलेशन फंक्शन का तीसरा वीडियो खत्म कर दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। एक और वीडियो बची है जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी हम खत्म कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप इसके लेक्चर्स को हमेशा YouTube पे और इसके वेबसाइट www.magnetbrains.com पे एक्सेस कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स को भी आप अवेल कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ, और वेबसाइट पे और भी बहुत सारे ढेर सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।